जैसे पिछड़े समाज के लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, तो क्या ये अब इतनी समय शिक्षित वर्ग अधिक हो गया है पिछड़े वर्ग में और SC/ST में, तो इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कि इसका और कोई कारण है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश है। साथियों को नमस्कार। राष्ट्र उदय दस्तक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ अच्छी खबर हम लोग देते रहते हैं। आज राष्ट्र उदय पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन औरैया में हो रहा है, तो उसी के तत्वाधान में आज हमारे सामने राष्ट्र उदय पार्टी के तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले परिचय पूछेंगे सर जी आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम शिवाकांत पाल है और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा में फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हूं और आज इस पार्टी का मैं पूर्व में छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी का भी निर्वहन कर चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना परिचय बताया। अब सबसे पहले सवाल ये बनता है कि जैसे पूर्व में थे और ये अधिवेशन चल रहा है, तो वर्तमान में भी अगर आपको पद मिलेगा तो क्या ग्रहण करेंगे? देखिए, पार्टी हमारी पेरेंटल पार्टी है। मैंने राजनीति इसी पार्टी से शुरू किया था और देखिए, कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद होता है, तो क्योंकि राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है, व्यक्ति आता है जाता है और राजनीति एक भावनाओं का खेल होता है। और अगर देखिए, हम लोग समाज से हैं, समाज यदि जो चाहेगा, समाज जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर है। हम समाज को मानते हैं और समाज के साथ चलते हैं। समाज के बगैर हम कुछ नहीं है, तो समाज जो चाहेगा, जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर है। अच्छा, जैसे आपको पूर्व में जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बता दिए, तो जब राष्ट्र उदय पार्टी से आप क्यों चले गए थे? एक सवाल ये है कि जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष थे, तो स्टूडेंट लाइफ राजनीति के साथ साथ कैसी चल रही है आपकी? देखिए, जो आजकल राजनीति का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति एक डिस्टर्बेंस है, बेकार चीज़ है। मैं आपको बताता हूं कि राजनीति प्रजा के ऊपर शासन करने की वह नीति जिससे प्रजा के जीवन में उत्साह, प्रेम, स्नेह आए, उसे राजनीति कहते हैं। तो आखिर हम लोग समाज के लिए, युवाओं के लिए, उनके जीवन में प्रेम, उत्साह लाने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से गलत नहीं है। और पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी दरवाजे खुलते हैं। तो हम लोग तो देश में जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, इस पे हम बात करते हैं। अगर देश का व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो राजनीति से दूर भागेगा तो कहीं ना कहीं ये देश की क्षति है। तो इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति पे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक मेरे मन में भी विचार चल रहा है कि सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश के नौजवानों का इसलिए दुर्गति को गए हैं क्योंकि राजनीति के बारे में जानना और समझना नहीं चाहते हैं। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है। जैसे कि एक पार्टी होती है या संगठन होता है, उसकी कार्यकारिणी होती है, तो उस पे हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान बड़ा होता है। तो हमें हर पदाधिकारी की राय लेना चाहिए और जो उसके अच्छे विचार हैं उसको अपने पार्टी के विचारों में शामिल करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी पार्टी आगे सही तरीके से चल सकती है। तो आज जैसे राष्ट्र उदय पार्टी का अधिवेशन था, तो कितने पदाधिकारियों को नवनियुक्त दी गई है, ज़रा नाम बताइए और जी, जैसे कि तमाम पार्टियों को पदाधिकारी बनाया गया है, उनको प्रमोशन दिया गया है, तो पदाधिकारी लंबे हैं, तो मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा। लेकिन देखिए, पद लेने से
पद तो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन हमारी सच्ची सेवा, सच्ची राष्ट्रभक्ति वो होती है जिसकी जिम्मेवारी, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, जो हमें कार्य दिया गया है, जो हमें दायित्व दिया गया है, उसका हम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। वही हमारे पार्टी की सेवा होगी, वही हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी जैसे सदन में बजट पास हुआ है, जानकारी है इसकी आपको? जी, क्योंकि देखिए आज क्या होता है, जो बजट पास होता है या आज के झूठ के इस दौर में, आज के झूठ के इस दौर में जिस समय देश की सबसे बड़ी संसद में झूठ इस कदर इतनी बार बोला जा रहा हो कि वो झूठ सच लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे देश का मीडिया है वो पूरी तरीके से गुलाम हो चुका है, वो अपने मुख्य धारा से भटक चुका है। तो सरकार सिर्फ झुनझुना दिखाती है, वो काम नहीं करती है, वो विकास नहीं करती है, वो सिर्फ दिखाती है, कागजी होता है, उसको लागू नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता को समझना होगा और समझ करके अपने आप को देश के सामने, देखिए क्या होता है कि हमारे देश का नौजवान होता है, जब वो जानता नहीं है, वो राजनीति से दूर होता है, तो उसको मालूम नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना जाने आंख मूंद करके किसी के पीछे चलना भी एक प्रकार की गुलामी है। तो हमारा तो यही मानना है कि जो सरकार दिखाती है, जो बजट पेश करती है, उसको लागू करे। पेश करने से देश का विकास नहीं होगा। जैसे पूरे विश्व में, दुनिया में कोई भी शिक्षा को प्राइवेटीकरण किसी भी देश ने नहीं किया है, और भारत पहला देश है जो शिक्षा को प्राइवेटीकरण की ओर ले जा रहा है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते हैं, तो इस विषय में क्या आपके विचार रहेंगे, थोड़ा प्रकट करिए। देखिए, ये सबसे बड़ी देश की दुर्भाग्य है कि जो कि आबादी में 125 करोड़ से ऊपर जनसंख्या जिस देश में निवास करती हो, यहाँ मध्यम व गरीब वर्ग और अमीर कास्ट के लोग रहते हैं। जब देश की सरकार जैसे कोई चीज़ प्राइवेटाइजेशन करती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारी दीवार है, तो हमारे इजाज़त के बगैर क्या आप इसमें एक कील ठोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार जब देश की जो संपत्ति है, अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसका मालिक दूसरा हो जाएगा, तो हमारे देश का नौजवान, किसान, गरीब बर्बाद हो जाएगा। जो गरीबों के बच्चे हैं, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ पूरी तरीके से जो तानाशाह धन्ना सेठ लोग हैं, उनका कब्जा हो जाएगा, गरीब मर जाएगा। तो जैसे आप पाल समाज से बिलोंग करते हैं, तो कुछ पाल समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस पार्टी के संबंध को लेकर के? जी, मैं समाज के युवाओं को यही आह्वान करता हूँ कि आप किसी पार्टी का युवा नेता बनना छोड़ दीजिए। किसी नेता के साथ सेल्फी ले लेने से आपका विकास होने वाला नहीं है। समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करिए, सरकार के सामने सवाल खड़े करिए, क्योंकि किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना भी एक प्रकार की गुलामी है। हमारे पूर्वजों की लड़ाई धन धरती राजपाट की लड़ाई थी। उन्होंने हमारे हाथों से फावड़ा कुदाल छीन करके हमारे हाथों में कलम किताब थमाए थे। आज की सरकारें क्या करती हैं? कलम किताब छीन करके उनके हाथों में तलवारें थमा रही हैं, उनको दंगाई बना रही हैं। तो समाज के युवाओं को देखना होगा, क्योंकि जानते हैं कि जैसे ये हमारा घर है, हम इसके मालिक हैं, तो इसमें रहने को हमको कैसे रहना है, इस घर को कैसे चलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें किसी की दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये अपना घर है, अपनी पार्टी है, जब इसको हम लोग चलाएंगे तो ये एक फैक्ट्री है, नेता बनाने की एक फैक्ट्री है। जब पार्टी चल जाएगी तो तमाम नेता पैदा होंगे। और मैं तो देश के युवाओं से यही कहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि विचारधारा को मजबूत करिए, पार्टी को मजबूत करिए, क्योंकि व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति बिक सकता है, लेकिन विचारधारा हमेशा जीवित रहेगी। इसलिए विचारधारा को मजबूत करिए। ऐसे अभी इतनी समय जैसे सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है, आपको कुछ जानकारी है रामचरितमानस के ऊपर? तो रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये हैं सब सकल ताड़ना के
अधिकारी। तो इसके विषय में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? जैसे लगभग इतने वर्षों पुरानी रामचरितमानस है, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पिछड़े समाज के लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, तो क्या ये अब इतनी समय शिक्षित वर्ग अधिक हो गया है पिछड़े वर्ग में और SC ST में, तो इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कि इसका और कोई कारण है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो आज जो धर्म के नाम पे सियासत हो रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि धर्म और राजनीति यदि शक्कर की तरह मिल जाए तो राजनीति अच्छी हो जाएगी। लेकिन रही बात उस पंक्ति की, तो देखिए इस देश में ये मानवता का देश है, तो कहीं ना कहीं उस पंक्ति से जो है, क्योंकि हम सभी लोग एक देश में निवास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा देती है, तो अगर हम हिंदू हैं, अगर एक देखिए कास्टिज्म, मैं बताता हूँ कि कास्टिज्म जो होता है वो पर्सनल अचीवमेंट में सहायक होता है, लेकिन सोसाइटी में सहायक नहीं होता। मैं कास्टिज्म की बात नहीं करता। जैसे एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, और जितने भी OBC SC ST कास्ट के लोग हैं, जैसे कि उस ताड़ना का अर्थ अब जो रामचरितमानस आई है उसमें शिक्षा से बता दिया गया है, लेकिन जो पहले रामचरितमानस थी उसमें उसका अर्थ दूसरा था। तो कहीं ना कहीं जो पंक्ति समाज में विद्रोह पैदा कर रही हो, समाज को नीचा दिखाने का काम कर रही हो, उस पंक्ति को हटा देना बेहतर होगा, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक देश है, हम सभी लोग समाज में रहते हैं। तो समाज में जातीय द्वेष भावना को दूर करके इस पंक्ति को हटा देना, जो व्यक्ति को नीचा दिखाता हो उसको हटा देना हमारे विचार से बेहतर हो। चलिए ठीक है, एक सवाल और मन में चल रहा है कि जैसे राष्ट्रवादी पार्टी में आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इस पार्टी का कैसे क्या गठबंधन कहीं हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या काम किए, आप थोड़ा उस संबंध में लोगों को जानकारी दीजिए, तो आगे तक जानकारी पहुंचेगी कि पार्टी जब से बनी किसके किसके साथ गई, अभी कहां तक पहुंची। जी देखिए, जैसे कि मुझे ज्ञात है, जब मैं पार्टी पे आया तो क्योंकि मैं अनेक पहले प्रतियोगिताएं होती थी तो मैं जाता था, तो वहीं से मुझको स्पीच देने का, डिबेट कंपटीशन करने का शौक़ हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझको छात्र जीवन से राजनीति पे आना चाहिए। तब मैंने उस समय पूरा जो हमारा संगठन था, हमारे साथ लोग थे, उनकी मंशा थी कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए। तब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि राष्ट्रवादी पार्टी बनी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी हैं। तो हमने तमाम लोगों से, समाज के लोगों से निर्णय लिया, तो उनसे बैठक किया, तो हमने ये देखा कि आखिर हम जो दूसरे लोगों के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हमारा समाज इतना पीछे है, जो कि पिछले पायदान पे खड़ा है, उसको अगले पायदान पे कैसे लाया जाए, इसके लिए अपनी पार्टी का साथ देना चाहिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो हमने बाबू रामपाल जी को फ़ोन किया, तो इन्होंने फ़ोन से ही हमें छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। जब हमने काम किया, पार्टी के लिए अच्छे तरीके से काम किया, और प्रदेश में कहीं भी सम्मेलन होता था तो हम जाते थे, तो हमारे कार्य को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी। हम जब तक थे पार्टी में पूरी ईमानदारी के साथ हम कार्य करते रहे, और पार्टी का जो कि एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, जिसके संयोजक जो है ओम प्रकाश राजभर जी थे। लेकिन सत्ता जो है, सत्ता का लोभ व्यक्ति को पागल कर देता है। तो वही ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 दलों को एक करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, और जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस किया, और अलायंस
कि जो राज भर की ताकत बनी थी इन्हीं 10 लोगों को मिला करके, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी थी और तमाम पार्टियां थी, इन्हीं की ताकत से राज भर की ताकत बनी। राजभर ने अपनी ताकत को बना करके समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए और जितनी भी पार्टियां थी उनको हिस्सा न दे करके उनका हिस्सा अपना खा गए और अंत में 10% वाले दम्भी, ऐसे व्यक्ति को दम्भी कहा जाता है जो तमाम लोगों को मिला करके अपनी राजनीति को चमकाने के लिए धागा दे दे, वो दम्भी होता है। तो ऐसे दम्भी ओम प्रकाश राजभर जिसने अनेक लोगों को धोखा दिया है, सभी समाज को धोखा दिया है, ऐसे लोगों से अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया और अंत में परिणाम आया कि पाल समाज को इन्होंने हक अधिकार हिस्सा नहीं दिया। अंत में उसका परिणाम हुआ कि सरकार बनते बनते सरकार हार चुकी है। ऐसी 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि 2000 से नीचे समाजवादी पार्टी उठा रही है। कहीं ना कहीं अगर वो पाल समाज को हिस्सा दी होती तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार में शूद्र न कहना पड़ता। जी, ये आपकी बात सही है, क्योंकि सरकार उनकी भी थी, तब उनको चेतना चाहिए था। और अगर समाज के दृष्टि से देखते हैं तो जो समाज को नीचा दिखाए उसको बाइकाट करना। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये मुद्दा उठाया रामचरितमानस का शूद्र वाला, तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य शासन सत्ता पर थे तब ये सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि क्या रामचरितमानस अभी जब वो समाज सत्ता पर थे तब नहीं बनी थी क्या? देखिए, वो तो आपकी बात सही है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्सनल विचार है, वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उस पर मैं कुछ अपने विचार नहीं दूंगा। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ और धर्म प्रत्येक व्यक्ति का है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो पर्सनल मैटर है। एक सवाल और है, जैसे हिंदू राष्ट्र इतनी समय चिल्लाया जा रहा है और संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर्वप्रथम, और धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज सियासत में, हुकूमत में ना, तो देखिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता क्या कोई सरकार क्या मुस्लिम को इस देश से भगा सकती है? मैं आपसे पूछना। अभी तो बीजेपी का जब 2014 में आई थी तो इसी मुद्दे पे आई थी और अभी तक का रिजल्ट देख लीजिए कि वो लोग खुशी हैं राशन पाके, कोई दिक्कत नहीं उनको। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सिर्फ राजनीति करती हैं, राजनीति के नाम पे वो लोग जातियों को आपस में लड़ा करके सत्ता में बना ही रहना चाहती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू, और विकास के नाम पे वो 5 काम ऐसे गिनाते जिनको उन्होंने किया हो। 100 स्मार्ट सिटी बनी, देखिए कुछ नहीं बना, बुलेट ट्रेन आई, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कागजी काम होता है और कुछ नहीं। और जो BSNL था, रिलायंस जियो, ये 5G लॉन्च कर रहे हैं और BSNL। देखिए ऐसा होता है, देश की सरकार की जो मंशा है, सत्ता, वो जो धन्ना सेठ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको आगे ले जाना और गरीब ही रह जाए। अब एक सवाल और बनता है, जैसे पूरे भारत में लगभग 50 लाख चालक हैं और इस राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ट्रक है। चालक मतलब ड्राइवर, तो ड्राइवरों की बात कोई नहीं उठाता है। तो आप ड्राइवर की पीड़ा को कुछ समझ करके कुछ बात बताना चाहेंगे कि उनके विषय में कुछ, जैसे रास्ते में लूटपाट हो जाती है, डीजल निकाल लिया जाता है, बैटरा खोल लिया जाता है और उनकी कोई वेतन निर्धारित नहीं। आज तक 74 साल हो गए देश की आज़ादी के, कि कोई भी ट्रक कंपनी उनको निर्धारित वेतन अकाउंट में नहीं देती है। तो ये जैसे चुनाव चिन्ह ट्रक देख करके ये सवाल पैदा होता है कि ट्रक ड्राइवरों की राष्ट्रवादी पार्टी आवाज़ बनेगी एक समय में आने वाले। जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान है, और जो ड्राइवर हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। वो लोग अपनी जान की बाजी लगा करके यात्रियों को देश के सामान जो भी व्यवस्था हैं उनको
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और उनका परिवार होता है और उनको रास्ते पे एक्सीडेंट से, दुर्घटना से तमाम क्षति होती है, उनका भी परिवार होता है। तो सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए और उनकी वेतनमान निर्धारित करना चाहिए और उनको अच्छी व्यवस्थाएं, सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। एक ड्राइवर को ड्राइवर की नज़र से ना देख करके इस नज़र से देखना चाहिए कि इसका देश के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ माननीय शिवाकांत